इन्होंने कहा है कि वहाँ पर लाइसेंस की बात है, बिना डिग्री के चल रहे हैं, इस प्रकार की बात कही है। जरूर हम उसकी जांच कराएंगे। आप कागज दे दीजिए, हम जांच कराएंगे। अगर आपके पास और भी कोई तथ्य है वो भी दे दीजिए, हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कराएंगे। हम करा भी रहे, ऐसा नहीं है, हमारे पीछे चल रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और हरियाणा की धरती के ऊपर आकर के उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम उसको लेकर के गंभीरता से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जांच हो रही है, तो हमें आप बताइए, हम कार्रवाई कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। सरकार से क्वेश्चन है स्पीकर सर, आपके माध्यम से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रही हैं उनको जो अप्रूवल दी जाती है उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है? क्या वो टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? नंबर 2, स्पीकर सर, जो ये 35 कैजुअलिटी जो जच्चा की मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेवार वहां का प्रशासन है, सिविल सर्जन, या हेडक्वार्टर है यहाँ, या सरकार है? मुझे इस चीज का जवाब दो। जो 35 बच्चे जच्चे मरे उनका जिम्मेवार हरियाणा सरकार में कौन है? मामन जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है आप लिखित में दें, उसकी वो इंक्वायरी करवाएंगे, जांच करवाएंगे पूरी। बिल्कुल। श्री पवन खरखोदा, पर्सन नंबर 30। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खरखोदा में बढ़ती आबादी को देखते हुए पेयजल के और उसके विस्तार के बारे में जानना चाहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करते हुए हमारा डिपार्टमेंट लगातार इस पे कार्य कर रहा है। और खरखोदा में भी जल आपूर्ति के लिए, विस्तार के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत 40 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के अतिरिक्त जल का उपचार संयंत्र का निर्माण तथा शेष स्वीकृत कॉलोनी, जो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, उनको जो स्वीकृत कर दिया जाता है, उसके अंदर भी हम जो पाइपलाइन वगैरह जो बिछाने के लिए प्रावधान हमने इसमें किया है, और इसको 30/9/26 तक ये कार्य हम जो पूरा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के मैं उत्तर से मैं संतुष्ट हूं और माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। श्रीमती पूजा। सर, प्रश्न संख्या 31। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती पूजा जी ने जो सवाल किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह कब तक वितरित किए जाने की संभावना है, तो ये हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो घोषणा पत्र में ये बात थी, वो विचाराधीन है और हमारी सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इस तरह का जवाब इस सदन में दिया जाएगा। ये गंभीरता है सरकार की। हमारी हरियाणा की आबादी, आधी आबादी मातृशक्ति के प्रति चुनाव के समय पहला संकल्प लिया गया था। प्रत्येक महिला के प्रति उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी, और आज तक वो मामला कहा जा रहा है, इसको, योजना को विचाराधीन है। ये नीति बना रही है सरकार। जिसके फॉर्म छप चुके थे, जिसके फॉर्म बांटे जा चुके थे, भरे जा चुके थे, पहली किस्त दी जा चुकी थी, वो मामला 5 महीने बाद भी एक मामले के रूप में विचाराधीन है। मेरा ये स्पष्ट सटीक प्रश्न है, किस तारीख को इस योजना को लागू किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक। गीता जी आपकी बात का जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे, परंतु मैं अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को एक बात कहा है कि मामला विचाराधीन है, सरकार उस पर चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है, और हमारी सरकार की गंभीरता पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नायब सिंह सैनी जी की जो गारंटी है ना, ये गारंटी ही गारंटी है। और रही दूसरी बात, वैसे तो देश में कहीं बची नहीं है,
परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो जो गारंटी है, और मैं तो पूजा जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, भाई वरुण जी वहां से सांसद है, सारा पैरेलल है बॉर्डर हिमाचल के। एक बारी एक कदम पलट के हिमाचल में भी जाकर देख लेना कि 2.5 साल पहले उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था, खटाखट खटाखट, वो खटाखट कभी आएगी कि नहीं? ऐसे ही तेलंगाना में कह के आए थे, ऐसे ही कर्नाटक में कह के आए थे। चलिए, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। वहां की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार, वैसे तो पूरे देश में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस डॉक्टर का। कृष्ण कुमार, आज फिर भी ये चर्चा करते हैं। हमने जब कहा है कि डॉक्टर मामला कृष्ण विचाराधीन है, हमने जब कह दिया कि मामला विचाराधीन प्लीज है, देखिए आप लोग, ठीक है, हमने जब देखिए। कह दिया मामला विचाराधीन है तो विचाराधीन है, और मुनायब सिंह की जुबान ही एक बात का विश्वास है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, गुस्सा नंबर 32। चलिए जी, मंत्री जी, गीता जी हो गया जवाब आ गया। विचाराधीन है, सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। आज वो डेट नहीं बता सकते, आ गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रश्न संख्या बोलिए अपने। गुस्सा हो गया नंबर मंत्री जी, हो गया, जवाब हो गया। सर, क्वेश्चन नंबर 32 जी मंत्री जी, जी मंत्री जी, चलिए हो गया, चलिए स्पीकर सर, हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। स्पीकर सर, ये क्या सवाल है जी, क्या बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव कुंड में कोई अनाज मंडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इसका जवाब है जी नहीं। और यदि हाँ तो अनाज मंडी स्थापित कब तक की जाने की संभावना है? श्रीमान जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुंड एरिया में 40 या 50 गांव आते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इनकी, क्योंकि इनको फसल बेचने के लिए रेवाड़ी या कोसली जो कि काफी दूर है, तो एक सुझाव भी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, क्योंकि सरकार बिना नॉर्म्स हमारी कोई भी काम नहीं करती। तो फ्यूचर में भी अगर कोई बने, नॉर्म्स अलाउड करते हैं तो किसानों की उनकी डिमांड और आसपास को देखते हुए जब भी करवाने का कष्ट करें। और इनके मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। स्पीकर सर, गांव कुंड मुख्य यार्ड रेवाड़ी से 25 किलोमीटर, सब यार्ड बावल से 36 किलोमीटर की दूरी पर। गांव कुंड को मार्केट कमेटी रेवाड़ी के अधीन या सब यार्ड घोषित करने बारे अधिसूचना सरकार द्वारा 27/8/1971 के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है। गांव कुंड मार्केट कमेटी के पास कोई जमीन नहीं है, गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन ना होने की वजह से इस पे कोई विचार नहीं हो सकता। देंगे कहीं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक। श्रीमती रेणु बाला, प्रश्न नंबर 33। श्रीमान जी, कोई बंद नहीं की गई है योजना। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो महाविद्यालय हैं उनमें जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वो बंद करने के कगार पर सरकार ने कर दी है। और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान जी, जो गरीब परिवारों के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति ऐसे ही दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जो हमारे कॉलेज में महाविद्यालयों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको दो 3 साल तक भी ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इतने में हमारे वो गरीब बच्चे ग्रेजुएशन करके कॉलेज से पास आउट कर जाते हैं, फिर भी उनकी वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। रही बात प्राइवेट कॉलेजों की, जिनमें हमारे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनसे मोटी फीस वसूली जाती है प्राइवेट कॉलेजों से, और जबकि वो बच्चे फीस ना भर पाते हैं उसकी वजह से उनकी डिग्रियां जो है वो रोकी जाती है। सरकार एक तरफ तो डिंडोरा पीटती है कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनको पढ़ाने की जो सहूलियत है वो दी जाती है, लेकिन कहाँ सहूलियत मिल रही है गरीब बच्चों को। आज तक भी मेरे पास भी कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है वो दी नहीं गई। तो बच्चे जो गरीब लोग हैं वो उस छात्रवृत्ति से अपने कॉलेज की फीस, अपनी सुविधा मुहैया कराने के जो काम है वो करवा सकते हैं।
और रही बात अध्यक्ष जी स्कूलों की, स्कूलों का भी यही मामला है। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको 2-2, 3-3 साल तक वो छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, जिससे गरीब बच्चे उस छात्रवृत्ति की जो योजना चलाई हुई है सरकार ने, उससे अपनी फीस भर सकते हैं, अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं, अपनी जरूरत का सामान मुहैया करा सकते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीब बच्चों को सप्लीमेंट्री तक रही है। तो सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही प्रश्न है, यही पूछना चाहती हूँ और मैं मांग भी यही करती हूँ मंत्री जी कि आप गरीब बच्चों की जो छात्रवृत्ति चलाई हुई है वो सुचारू रूप से, चाहे वो कॉलेज की बात हो चाहे वो स्कूल की बात हो, ऐसे ही निरंतर चलाते रहें और हर साल गरीब बच्चों को वो छात्रवृत्ति दें, जिससे उनका सरकार के माध्यम से वो अपनी फीस भर सके, अपने काम कर सके और गरीब बच्चों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लेके अच्छे काम कर सके। माननीय सदस्य महोदय ने जो जवाब पूछा, सवाल पूछा है, मैंने उसका जवाब दिया है। अगर कोई ऐसा मामला माननीय सदस्य के संज्ञान में है कि रुकिए भाई, रुकिए ना, पहले सुन तो लीजिए ना। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में है कि किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वो मुझे बता देंगे, मुझे लिखित में दे देंगे, मुझे लिखित में भी दे देंगे। एक चीज तो हो सकती है, एक चीज तो हो सकती है, बंद नहीं हुई है, वो 2 दिन आगे पीछे हो जाए, इससे ज्यादा में आप लिखित में भेजिए। ठीक। श्रीमती कृष्णा गहलोत, नहीं, हो गया प्रश्न नंबर, श्रीमती कृष्णा गहलोत, नहीं, ऐसे प्रश्न नंबर 34 जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुंडली नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पानी आपूर्ति के लिए व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव की बात कही है। बिल्कुल हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुंडली शहर की जनसंख्या 21,633 थी, लेकिन अब जो हमने योजना बनाई है वो आगे की सोच करके कि आगे आने वाले समय के अंदर जो 30 साल का लेकर के 80,000 आबादी के हिसाब से हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस टाइम पे 4 ट्यूबवेलों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और जो कुंडली कस्बे में सीवरेज सुविधा SMDA द्वारा प्रदान की जानी है। वर्तमान में कोई मल शोधन यहाँ नहीं है। इसमें जो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने के लिए अमृत 2 में 49 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है, और इसके अनुमान के अनुसार गांव दहिसरा में यमुना नदी के किनारे 3 हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस पर पंचायत से बात हो गई है, माननीय सीएम साहब की भी सहमति हो गई है और डायरेक्टर पंचायत को लिख दिया। पंचायत ने DC सोनीपत को भी वो लेटर लिख दिया है और जल्दी ही उसको लेकर के, कि हमने टेंडर इसमें लेट ना हो इसलिए हमने टेंडर भी कॉल कर लिया है, जिसकी प्रक्रिया 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। और इसमें एक हाइड्रो एब्स्ट्रैक्शन वेल, मुख्य बूस्टिंग स्टेशन, 2 बूस्टिंग स्टेशनों, 1 बूस्टिंग स्टेशन की मरम्मत, शेष वितरण प्रणाली के लिए प्रदान करने के लिए कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, जो हम जल्दी इसको कर देंगे। कोई सप्लीमेंट? मेरा स्पीकर साहब के माध्यम से मंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी कि मैंने पिछले सत्र में ये अपना सवाल लगाया था और इतनी जल्दी इस पे इतना अच्छा कार्य हुआ है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगी, पर मंत्री जी से निवेदन भी साथ में मैं करूंगी। कुंडली में लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं जी, और नीचे की जमीन का पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। उसमें गति और लाए, कोई कमेटी ऐसी बनाए आप कि हर महीने वो मॉनिटर करके इस काम को जल्दी से जल्दी करे। आपके महकमे की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ पंचायत के महकमे की तरफ की है कि पंचायत ने वो जमीन आपके नाम करनी है। हमारे सरपंच साहब ने, दहिसरा वाले ने प्रस्ताव दिया हुआ है, तो इस काम को थोड़ा जल्दी किया जाए।
धन्यवाद समय देने के लिए। जल्दी कर देंगे। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये सहमति हो चुकी है और गांव की भी सहमति हो चुकी है और डीसी साहब के पास वो लेटर जा चुका है। जैसे आएगा, हमने टेंडर ऑलरेडी कॉल कर दिया ताकि इसमें कोई डिले ना हो, लोगों में पानी कम। श्री भगवान दास नंबर 35। माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की बात सही थी कि इनके यहाँ पे बस्तली तरावड़ी और एक गरौंडा विधानसभा के बस्ताड़ा में राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण को लेकर थोड़ी देरी हुई थी, उसको दूर कर लिया गया है और 31 मार्च 2026 तक हर हाल में ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा तीनों कॉलेजेस का। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मैं मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि आपने 31/3/2026 तक इनको बनाने की बात कही है, इनसे देरी ना हो, क्योंकि ये तीनों कॉलेज तरावड़ी का 2017 में शुरू हुआ था, बस्तली का 2019 में और बस्ताड़ा का 2018 में। तो और क्लासें भी तुरंत इन पे शुरू हो चुकी थी और कुछ ऐसे जो बेटियां थी उन्होंने कहीं प्राइवेट बिल्डिंग लेकर कहीं स्कूल में वो क्लासेस शुरू की हैं और डिग्री लेकर भी जा चुकी हैं। तो अब कृपा करके इसमें जल्दी से डिपार्टमेंट को थोड़ा सा उनको इसमें तेजी लाएं और 26 से देरी ना हो, इस ताकि जो और बच्चों को जो एडमिशन हुआ है उनको अच्छी सुविधा मिल सके और अच्छी शिक्षा ले सके। धन्यवाद। श्री मनमोहन बढ़ाना। प्रश्न 36। और माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इस तरह की कभी कोई व्यवस्था रही ही नहीं कि जो इसमें संकलित करके हम माननीय सदस्य को इसकी कोई जानकारी दे पाए। जी माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का भी। मैं आपके माध्यम से इस सदन का जो है ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं इस सवाल से कि हम जब इतना पैसा अपने स्कूलों में खर्च करते हैं तो कम से कम इतनी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हमारी कि हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारे इन स्कूलों से कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे इंजीनियर और कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये है कि शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास के लिए, और अगर कहीं उसका स्तर कम रह गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों का नुकसान है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सप्लीमेंट्री अपनी रखिए, सप्लीमेंट्री रखिए। जो आप एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे समालखा हल्के का डाटा मेरे पास है। 229 करोड़ रुपए एक साल में खर्च हुआ 155 स्कूलों पर, और उसका हमारे पास ये डाटा नहीं है। तो एक जो है गंभीर विषय है कि मेरा विषय यह है कि भाई जितने प्राइवेट स्कूल अगर देखते हैं हम पूरे अपने राज्य में भी देश में भी, तो सरकारी स्कूल को एट पार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते हैं। मेरा एक सुझाव ये है माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को भी। सुझाव नहीं दे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए। निवेदन करूंगा, सदस्य की भावनाओं को मैं समझ रहा हूं सर। ये चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में से कितने बच्चे इंजीनियरिंग के लिए गए, कितने बच्चों ने एमबीबीएस के लिए ट्राई किया, कितने बीएमएस के लिए ट्राई करे, कितने अलग अलग जगह पे गए हैं। इसका डाटा सरकार के पास होना चाहिए। मगर उसमें एक व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि भी कोई भी बच्चा पढ़ के उसके बाद वो गया कहाँ पर है, इसका विवरण तो हम लोगों के पास नहीं आ पाता। उसकी कोई न कोई व्यवस्था बननी चाहिए, शायद सदस्यगण का ये भाव है। अगर इसमें कोई इस तरह की कोई व्यवस्था बन पाती होगी तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए, और हम लोग इस पे जरूर विचार करेंगे कि भाई आपकी ये बात है वो ठीक आ जाए। कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, मगर ये एक बार व्यवहारिक तौर पे अमल में आ जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा प्रदेश के पास जुटा पाएंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे बच्चे
कहां पर क्या कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, उसकी कोशिश की जा सकती है। चल माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अनिल विज, माननीय परिवहन मंत्री, ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे बुखार के कारण दिनांक 11 एवं 12 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार श्री रणधीर पनिहार विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि दिनांक 8 मार्च 2025 को उनकी माताजी के देहांत के उपरांत 18 मार्च 2025 तक होने वाली शोक बैठक और 19 मार्च 2025 को हवन करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, इसलिए वे 19 मार्च 2025 तक सदन की होने वाली बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में सनातन धर्म महिला महाविद्यालय हांसी, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा असिस्टेंट प्रोफेसर उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। मैं शून्यकाल शुरू होने से पहले एक जानकारी जरूर रखना चाहूंगा